नमस्कार। मैं सरोज कुमारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के अंतर्गत टॉपिक भारतीय संविधान के मूल अधिकारों की विशेषताएं या लक्षण पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार हैं उनके लक्षण या विशेषताएं क्या हैं, आज पढ़ रहे हैं हम। फ्रांस की राज्य क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश दिया था। क्रांति के पश्चात के 1789 के नवीन संविधान में मानवीय अधिकारों की घोषणा द्वारा कुछ अधिकारों को संवैधानिक रूप देने का एक तरह से प्रयास किया गया या संवैधानिक रूप दिया गया। यानी सबसे पहले जो है मौलिक अधिकारों का प्रारंभ जो है फ्रांस के संविधान से हम मान सकते हैं। 1789 का जो संविधान था फ्रांस का। अमेरिका के संविधान में 1791 में प्रथम 10 संशोधनों द्वारा अधिकार पत्र शामिल किया गया। अमेरिका के संविधान में जब लागू हुआ तो उसमें मौलिक अधिकार शामिल नहीं थे, लेकिन 1791 में प्रथम 10 संशोधनों द्वारा अधिकार पत्र को शामिल कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी 10 दिसंबर 1948 को मानवीय अधिकारों की सार्वलौकिक घोषणा के नाम से अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र स्वीकार किया गया। यानी मौलिक अधिकारों को शामिल करने की परंपरा जो है पुरानी है और इसका प्रारंभ फ्रांस की क्रांति से माना जा सकता है। और आज के इस लोकतांत्रिक युग में मौलिक अधिकार लगभग सभी लोकतांत्रिक राष्ट्रों द्वारा अपने नागरिकों को दिए गए हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मूल अधिकार किसे कहते हैं, मूल अधिकारों का अर्थ क्या है। वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मूल अधिकार कहलाते हैं। यानी व्यक्ति के शारीरिक या मानसिक विकास के लिए जो मौलिक हैं, आवश्यक हैं और जो संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं और राज्य के द्वारा भी उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। यानी राज्य ही रक्षा करता है, कानून उसकी रक्षा करता है, न्यायालय उसकी रक्षा करते हैं। ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के विकास के लिए मौलिक हैं, जिनके बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है और जिनको संविधान में शामिल करते हुए न्यायालय के समर्थन द्वारा उनकी रक्षा की गारंटी भी दी जाती है, ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकार हम कह सकते हैं। जहाँ तक भारतीय संविधान का सवाल है तो भारत एक लंबे संघर्ष के पश्चात भारत ने आज़ादी हासिल की। भारतीय जनता लगभग 200 वर्षों तक पर राष्ट्र के अधीन रही, ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अधीन रही। तो भारतीय संविधान निर्माता भी भारत के लिए भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करना चाहते थे और एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते भी मौलिक अधिकार आवश्यक थे। जनता के सर्वांगीण विकास के लिए भी और निर्धन और अशिक्षित जनता अधिकारों की शायद रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए भी उनके लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करना आवश्यक था, ताकि राज्य की शक्ति अगर अधिकारों के साथ हो तो उनकी रक्षा संभव हो सकती है।
तो मौलिक अधिकार भारत के लिए आवश्यक भी थे और भारतीय जनता को मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं और एक विस्तृत जो है इसका वर्णन संविधान में मिलता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय मूल अधिकारों की विशेषताएं या लक्षण, जिसमें पहला आता है सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र। भारतीय जो मौलिक अधिकार हैं उनका पहला लक्षण आता है कि सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है। भारतीय संविधान का भाग 3, जिसमें मूल अधिकारों का विवेचन किया गया है, विश्व के अन्य संविधानों से विस्तृत है। यानी विश्व के शायद ही कोई संविधान हो जिसमें मौलिक अधिकारों का इतना लंबा चौड़ा विवरण जो मिलता हो, इतनी विस्तृत व्याख्या मिलती हो। मूल अधिकारों के अंतर्गत कुल 23 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 12 से 30 तक और अनुच्छेद 32 से 35, कुल 23 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। और इतनी व्याख्या, इतनी विस्तृत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था होने का कारण है, इसका प्रमुख कारण है प्रत्येक अधिकार के साथ प्रतिबंधों की व्यवस्था है। प्रत्येक अधिकार के साथ प्रतिबंध भी बताए गए हैं कि उनका प्रयोग कब नहीं हो सकता है या उन पर क्या सीमाएं हैं, उनकी विस्तृत व्याख्या भारतीय मौलिक अधिकारों में की गई है। मूल अधिकारों के संबंध में पूर्ण एवं स्पष्ट व्यवस्था के प्रयास में अधिकार पत्र जो है विस्तृत हो गया। यानी आगे आने वाले समय में हर चीज, हर एक अनुच्छेद को विस्तृत रूप देने के लिए जो हमारे संविधान निर्माताओं ने हर एक बात को विस्तृत रूप में बताया है, इस वजह से जो है जो हमारा संविधान ही व्यापक हुआ है, संविधान विस्तृत हुआ है और इसके अंतर्गत जो अधिकार पत्र है, मौलिक अधिकारों की जो व्याख्या है, वह भी काफ़ी विस्तृत होने के कारण जो है इतना लंबा चौड़ा जो है अधिकार पत्र हमारे देश में नागरिकों को दिया गया है। दूसरा लक्षण या विशेषता आता है मूल अधिकार व्यवहारिकता पर आधारित हैं। भारतीय जनता को दिए गए मूल अधिकार जो हैं व्यवहारिकता पर आधारित है। उदाहरण के लिए सभी व्यक्तियों हेतु समानता के अधिकार को स्वीकार करते हुए भी पिछड़े हुए और दलित वर्गों के विकास के लिए संविधान में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। शिक्षा और संस्कृति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के शिक्षा और भाषा संबंधी हितों की रक्षा का प्रबंध भी किया गया है। यानी मूल अधिकार कोरे आदर्शों पर, कोरे सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, बल्कि व्यवहारिकता पर आधारित है। समानता का अधिकार होते हुए भी, समानता का अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होते हुए भी पिछड़े हुए और कमज़ोर वर्गों के लिए संविधान में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। समानता के अधिकार के अंतर्गत ही विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। और शिक्षा और संस्कृति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भी अल्पसंख्यकों के शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकारों में उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। यानी कमज़ोर, विशेष तौर पे जो अल्पसंख्यक हैं या विशेष तौर पे जो कमज़ोर वर्ग हैं समाज के, उनके लिए मौलिक अधिकारों में और ज़्यादा व्यवस्था करके उनको समृद्ध बनाने का प्रयास किया है, ताकि वे भी अन्य नागरिकों की भांति मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम हो, शक्तिशाली बने। तीसरा लक्षण आता है, तीसरी विशेषता आता है मूल अधिकार सीमित हैं, निरंकुश नहीं है। मूल अधिकार जो है सीमित हैं, असीमित नहीं है, निरंकुश नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकार असीमित नहीं है, वरन संविधान के द्वारा ही उन पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। यानी असीमित नहीं है, प्रत्येक मौलिक अधिकार के बाद उसमें प्रतिबंधों की व्यवस्था की गई है। हर एक मौलिक अधिकार के साथ प्रतिबंध भी बताए गए हैं कि उनका किन अवस्थाओं में प्रयोग नहीं हो सकता है, उन पर क्या क्या सीमाएं हैं। सीमा हर मौलिक अधिकार के साथ निर्धारित की गई है ताकि उनका गलत प्रयोग न हो।
ताकि एक नए लोकतांत्रिक राष्ट्र में उनके गलत प्रयोग की संभावनाएं अधिक होती हैं। तो संविधान निर्माता इस बात से भली भांति परिचित थे कि इनका कहीं मिसयूज न हो, तो इस हेतु मौलिक अधिकारों के साथ साथ प्रतिबंधों की व्यवस्था भी की गई है। चौथा आता है प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। भारतीय मौलिक अधिकारों में प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा या कहें तो अगणित अधिकार जो गिनाए नहीं गए हैं हमारे संविधान अधिकारों में, उनके लिए कोई स्थान नहीं है। संविधान केवल उन्हीं अधिकारों को स्वीकार करता है जिनका वर्णन संविधान के तीसरे भाग में किया गया है। यानी जो तीसरे भाग में गिनाए गए हैं, जिनका वर्णन किया गया है, वे ही मौलिक अधिकारों में शामिल हैं। अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय मानव जीवन के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अन्य अधिकारों को भी लागू करा सकता है। यानी एक उदाहरण है कि अमेरिका का न्यायालय जो है, अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय अन्य अधिकारों को भी लागू करा सकता है यदि वह आवश्यक समझता है मानव जीवन के लिए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय जो संविधान में वर्णित नहीं है, ऐसा कोई मौलिक अधिकार जो है शामिल नहीं कर सकता है। जो संविधान में दिए गए हैं उन्हीं के अनुरूप जो है उन्हीं अधिकारों की रक्षा हमारा न्यायालय करता है। नए मौलिक अधिकार जोड़ने का अधिकार जो है न्यायालय को भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। एक तो अमेरिका का संविधान छोटा भी है और अधिकार पत्र का आकार भी छोटा था, इस वजह से जो है वहाँ के न्यायालय को समय समय पर इस तरह के कार्य करने पड़े हैं। लेकिन भारत में एक विस्तृत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था प्रारंभ से ही कर दी गई है संविधान में, तो ऐसी कोई विशेष परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हो पाती हैं। पांचवा लक्षण या विशेषता आता है मूल अधिकारों की रक्षा के लिए व्यवस्था। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी व्यवस्था जो है हमारे संविधान में की गई है। मूल अधिकार पूर्ण वैधानिक अधिकार हैं, कानूनी अधिकार हैं, और संविधान ने न्यायालयों को आज्ञा दी है कि वे देखें कि नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन न होने पाए। न्यायालयों को आज्ञा दी है कि वे देखें कि जनता के मौलिक अधिकारों का हनन न हो, उनसे कोई ये अधिकार छीन न ले। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकारों का हनन होने पर न्यायालयों की शरण लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित है, और इसमें न्यायालयों अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत व्यक्ति को न्यायालयों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदि की शरण लेने का अधिकार प्रदान किया गया है। और न्यायालय कार्यपालिका के आदेश और व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को यदि वे मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो अवैध घोषित करने का अधिकार भी रखते हैं। यानी मौलिक अधिकारों की रक्षा की पूरी व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालयों को मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार दिया गया है, और नागरिकों को अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय की शरण लेने का हक दिया गया है। और यदि कार्यपालिका द्वारा लागू आदेश या अध्यादेश और व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो उस अवस्था में उन कानूनों को अवैधानिक या अवैध घोषित करने तक की शक्ति जो है भारतीय न्यायपालिका को दी गई है। इसको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं। तो इतनी शक्तियां देकर के न्यायपालिका को अधिकार दिया है, दायित्व दिया है कि वे जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करें। तो भारतीय जनता के मौलिक अधिकार बहुत ही सुरक्षित हैं, अन्य किसी भी देश की व्यवस्था से भी कम नहीं है। इस मामले में भारतीय जो मौलिक अधिकार हैं इनकी रक्षा की पूरी गारंटी जो है भारतीय संविधान में स्वयं ही दी गई है। तो आज हमने पढ़ा भारतीय जनता को जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उनके लक्षण या विशेषताएं क्या हैं।
धन्यवाद।